और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 में है, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। अनुच्छेद 39 का क, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 के ख में है, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अनुच्छेद 39 का ग, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, यानी धन का समान वितरण हो। अनुच्छेद 39 का घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 का अंग, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थान का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39 का च, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों को शोषण से यथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नोट देखेंगे, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। यह 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और 5वां है अन्नपूर्णा योजना। चलिए एक बार फिर से इन 5 योजनाओं को देखते हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और 5वां अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 में है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क में है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 में है, हिंदी को प्रोत्साहन देना। नोट देखेंगे, राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक सिद्धांत में अंतर देखेंगे क्या क्या है। नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है,
लेकिन मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निदेशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है, लेकिन मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निदेशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निदेशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निदेशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निदेशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निदेशक सिद्धांत राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह सभी अंतर थी नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसके भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह 86वां संशोधन के अंतर्गत आता है। संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 के अनुसार पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोट, अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उत्तक कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। एक बार फिर से देखेंगे। अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उत्तक कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति देखेंगे।
और उनका कार्यकाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक रहा। वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। उनके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। के आर नारायण का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। के आर नारायण का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। और उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं अभी, और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। नोट: वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं वीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। एक बार फिर से देखेंगे। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं वीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। यह दशाएं कौन सी हैं? पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यह अनुच्छेद 56 के 2 में है। दूसरा, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इसमें क्या है देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, तो राज अंतराल न होने पर
होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। यह अनुच्छेद 56 के 1 के ग में है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसे उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृतियों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते देखेंगे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है देखेंगे। पहला, नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या क्या है। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है: भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मत समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि को प्रधानमंत्री लागू कर सकता है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जिसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है: संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, जैसे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 के 3 में है, ऐसे कालाधन पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 के अनुसार। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है। नोट, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 113 के 3 में है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 113 के 3 में है। इसके बाद है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 80 के 3 में ऐसा है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्युदंड, रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। नोट: जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 के अनुसार, अर्थात राष्ट्रपति शासन। तीसरा, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में है। न्यूनतम अवधि इसकी 2 माह है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है देखेंगे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। यह 3 विकल्प क्या है? पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा तीसरा है वह विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नोट: वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। पहला, अत्यांतिक वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा, निलंबकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। और तीसरा है जेवी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। चलिए अब इन सभी के बारे में, इस तीनों प्रकार की वीटो शक्ति के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला, अत्यांतिक वीटो। इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है: गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, और सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। नोट: राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब वह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है जेवी वीटो। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देना या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। नोट: संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं।
राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनाता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधेयक द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है, तब अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। यह 4 विकल्प कौन कौन से हैं? पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। अथवा तीसरा, वह विधेयक यदि धन विधेयक ना हो को राज्य विधायिका में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अथवा चौथा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। यह 3 विकल्प हैं, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यानी धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपना जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति की योग्यता देखेंगे क्या क्या है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 के 1 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नोट: संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 67 के क में ऐसा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 के ख के अंतर्गत उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 67 के ग के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति देखेंगे, उनके नाम और उनका कार्यकाल। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा।
पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। वीवी गिरी का कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। वीवी गिरी का कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। वीडी जत्ती का कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा। वीडी जत्ती का कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल 1979 से 1984 तक रहा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल 1979 से 1984 तक रहा। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 1984 से 1987 तक रहा। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 1984 से 1987 तक रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। के आर नारायण का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। के आर नारायणन का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। कृष्णकांत का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। कृष्णकांत का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। हामिद अंसारी का कार्यकाल 2007 से 2017 तक रहा। हामिद अंसारी का कार्यकाल 2007 से 2017 तक रहा। एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से अब तक है। जगदीप धनखड़ जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है और अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। नोट: जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। जब किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75 के 4 के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद को किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर